पर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी जो सीरीज़ बेस्ड क्लासेस रहेंगी अभी ईएसआईसी स्पेशली ईएसआईसी एग्ज़ाम के लिए। तो जिनका भी 7 जुलाई को पेपर है वो अपनी तैयारी ज़ोरों तोरों से करके रखें, क्योंकि जो भी पेपर होने वाला है ईएसआईसी का वो 300 नंबर का पेपर होगा। आपका कितना 300 नंबर का पेपर होगा। पर क्वेश्चन है जो 3 नंबर कैरी किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन तो यहाँ पे आपको कितने आने हैं 100 आने हैं, लेकिन आपको 300 नंबर का पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। जिन्होंने सिलेबस चेक नहीं किया है प्लीज़ वेबसाइट पे जाइए यूपीएससी एसआईसी की, वहाँ आपको विद सिलेबस नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपकी 7 जुलाई को एग्ज़ाम है। 2 घंटे का पेपर है, 2 से 4 बजे तक। आप लोग मैंने एक वीडियो फॉर्मेट में भी आपको अपडेट किया है, प्लीज़ जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिए। आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सभी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे अब आप ईएसआईसी का दे रहे हों या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, तो ये सभी के लिए आपको हेल्पफुल रहने वाला है। एंड सॉरी फॉर दैट कि आपकी लास्ट 1 मंथ से कंटिन्यूस क्लासेस नहीं हो पाई, लेकिन अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। पूरी क्लासेस चैनल पर अप टू डेट रहेंगी और मैं भी 20 मई से आपके लिए डेली एक थ्योरी बेस्ड क्लास भी हो सकती है। हो सकती है का मतलब कि चांसेस 70-80% है। टाइमिंग पे डिपेंड करेगा कि कितनी टाइम के लिए, लेकिन एक क्लास आपकी मे बी 40 मिनट 30 मिनट की एक थ्योरी बेस्ड क्लास है जो हो सकती है। आप कमेंट करके बताना कि हम थ्योरी बेस्ड क्लास किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करें। आपको रिसर्च पढ़ना है पहले कि मैनेजमेंट की गायनेक या कम्युनिटी एमएसएन, जो भी सब्जेक्ट पढ़ने हो आपको, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ऐड, वो आपको ये रहा। अ प्री-सेनाइल डिजेनरेटिव डिसीज ऑफ द ब्रेन अफेक्टिंग द फ्रंटल लोब इज कॉल्ड। तो इसमें से आपको बताना है कि प्री-सेनाइल डिजेनरेटिव डिसीज है जिसमें ब्रेन का फ्रंटल लोब अफेक्ट होगा। ऑप्शन में है ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेज्म, पिक्स डिसीज या फिर न्यूरोलॉगिज्म। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, न्यूरोलॉगिज्म का मतलब होता है कुछ नए नए शब्द बनाना। क्या है? नए नए शब्द बनाना। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स ये आपने पीडियाट्रिक में भी पढ़ा है, साइकोलॉजी में भी पढ़ा है, तो ये सेम वही है। तो यहाँ पर जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है, क्या है? ऑडिपल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे तो आपके ब्रेन को है जो कुछ अफेक्ट नहीं होगा, फ्रंटल लोब को। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि जो बच्चे हैं, क्या हैं? जो बच्चे हैं स्पेशली गर्ल्स चाइल्ड अपने फादर की तरफ मोस्टली अट्रैक्ट रहेंगे। अपोजिट सेक्स भी आप यहाँ पे मान सकते हैं। अपोजिट सेक्स मतलब बच्चे हैं जो बॉयज़ चाइल्ड हैं, लड़के हैं, वो अपनी मम्मी की तरफ ज़्यादा अटैच्ड होंगे और लड़कियाँ पिता की तरफ। और फिर यहाँ पे बचता है कि जिसमें डिजेनरेटिव डिसीज़ है, तो ऑर्गेज्म में भी डिजेनरेटिव डिसीज़ में नहीं है, तो एक टर्म है। और जो यहाँ पर प्री सेनाइल, एक आपने पढ़ा है सेनाइल डिमेंशिया, उसी तरीके से प्री सेनाइल जिसमें हम क्या कहेंगे, आपका फ्रंटल लोब क्या होगा? अफेक्ट होगा, ब्रेन का फ्रंटल लोब अफेक्ट होगा। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी पिक्स डिसीज़। कौन सी डिसीज़? पिक्स डिसीज़। तो यहाँ पर जो पिक्स डिसीज़ है, पिक्स डिसीज़ जनरली क्या होगा, इसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको ऐड कर देती हूँ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। और ये जो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, क्या है? फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है। आफ्टर 60 ईयर के बाद है जो होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन कुछ लोगों में 65 ईयर के बाद भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो डिमेंशिया का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रंटल लोब क्योंकि अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए इसका दूसरा नाम ही क्या रख दिया? फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया और पिक्स डिसीज़। इसका रीज़न कुछ नहीं है, जो आपकी नर्व प्रोटीन्स हैं, क्या है? नर्व प्रोटीन्स हैं, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। और ये अल्जाइमर से डिफरेंट है, एक तरीके से तो अलग या फिर लक्षण हैं जो इसके मिलते जुलते रहेंगे, लेकिन जब टेस्ट वगैरह किए जाएंगे तो ये डिफरेंट होगी। साइन सिम्टम या फिर बेस्ड ऑन टेस्ट के इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जो देखने को मिलेगा।
अल्जाइमर में पर्सन पहचान लेता है, भले थोड़ा देर से पहचान, लेकिन पिक्स डिसीज में पर्सन को भूलने की बीमारी भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, हु इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस आपने पढ़ा है, जो मटर वाली थ्योरी पढ़ी है 11th-12th क्लास में, उतना मुझे याद नहीं 11th में कि 12th में, जो मेंडल की थ्योरी पढ़ी है वही है। इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल किसने दिया था? विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जॉर्ज मेंडल या फिर रॉबर्ट ब्राउन। ये जो चारों नाम है बहुत ही फेमस नाम है, माइक्रो में, एनाटॉमी में किसी न किसी तरीके से आपने पढ़े ही हैं नाम। तो यहाँ पर जो जॉर्ज मेंडल हैं, क्या है? जॉर्ज मेंडल हैं जिन्होंने थ्योरी दी है। किन्होंने? जॉर्ज मेंडल हैं जिन्होंने थ्योरी दी है, और इन्होंने अपना जो इनहेरिटेंस का एक्सपीरियंस किया था पौधे पे स्टार्ट किया था। किस पे? पौधे पे स्टार्ट किया था। और एक पौधा कौन सा था? और जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं मटर पर, पौधा नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम एक जो वेजिटेबल है मटर पर इन्होंने अपनी थ्योरी क्या की थी? पूरी कंप्लीट की थी। और इनहेरिटेंस का जो थ्योरी वाले, या फिर आप कह सकते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कह सकते हैं इनको, तो कौन थे? जॉर्ज मेंडल। नेक्स्ट वन, और इन्होंने दिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इनके 4 और आपको याद रखना है। डोमिनेंस का पूछे तो वो भी इन्होंने दिया है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइसेस यूज्ड टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। मरीज के बैक को सपोर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस है जो यूज़ की जाएगी? बेड क्रैडल, फुट बोर्ड, बैक रेस्ट या फिर क्रैडल टेबल। क्या यूज़ किया जाएगा? यदि मरीज की जो पीठ है, बैक को सपोर्ट करना है, तो क्या यूज़ की जाएगी? कौन सी मैकेनिकल डिवाइस यूज़ की जाएगी? तो क्या कहलाएगा यहाँ पे? वो कहलाता है क्या? बैक रेस्ट। कौन सी डिवाइस होगी? बैक रेस्ट। नेक्स्ट इज, which hormone increase the blood pressure by constricting arterioles during severe hemorrhage। कौन सा हार्मोन है इनमें से जो बीपी को क्या करेगा? बढ़ाएगा। कौन सा हार्मोन है जो बीपी को बढ़ाएगा जब आर्टरियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, सिकुड़ रही हैं, हेमरेज के टाइम पर ब्लीडिंग हो रही है तब? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यदि किसी को सीवियर ब्लीडिंग होती है, तो जो हार्मोन क्या होगा यहाँ पर? इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। यदि आर्टरियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और बीपी बढ़ाने का काम हो रहा है, तो वो हार्मोन होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायूरेटिक। और जो मॉर्निंग के जो आफ्टरनून क्लास रहेगी उसमें आपको क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। जो भी लोग अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और प्रोवाइड किया जा सके। और आप लोग MCQ चैलेंज क्विज भी वहाँ पर खेल सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसका कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। लेकिन आप यदि PDF फॉर्मेट में पेपर्स या फिर कोई भी स्टडी मटेरियल परचेस करेंगे तो आपको उसका चार्ज लगेगा, बट ऐप आपको फ्री है, जिसमें आप चैलेंज क्विज और जो वैकेंसी आती है उनकी डिटेल, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहेंगी। आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। तो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है यदि, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर पेनलेस ब्लीडिंग होती है, 28 वीक की प्रेगनेंसी हो गई है, क्या है? मोलार प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, प्लेसेंटा प्रीविया या फिर हाइडेटिफॉर्म मोल। तो यहाँ पर क्या है जिसमें 28 वीक की प्रेगनेंसी में वो भी पेनलेस ब्लीडिंग हो रही, मतलब दर्द नहीं हो रहा लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया जो मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। और प्लेसेंटा प्रीविया में जो ब्लीडिंग होती है उसमें पेन नहीं होता है। सबसे खास और क्लासिकल साइन है प्लेसेंटा प्रीविया का क्या? कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होगी लेकिन बिफोर द डिलीवरी। तो यहाँ पर देखिए
इट अकर्स व्हेन अ बेबीज प्लेसेंटा पार्शियली और टोटली कवर द मदर सर्विक्स। तो जनरली प्लेसेंटा है जो अपर साइड अटैच होगा, यूट्रस में है जो सेंटर पार्ट में अटैच होगा, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया में नीचे आ जाएगा। सर्विक्स को या तो फुली कवर कर लेगा या फिर तो पार्शियली मतलब हाफ कवर करेगा। द आउटलेट फॉर द यूट्रस, तो जहाँ पर होना चाहिए वहाँ ना होके नीचे की तरफ हो जाना। प्रीविया मतलब पहले नीचे। प्लेसेंटा प्रीविया में सीवियर ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पर, लेकिन इसमें आपको ब्लीडिंग में दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, लेकिन ब्लीडिंग होगी। यही एक खासियत है प्लेसेंटा प्रीविया की। इसमें लो इम्प्लांटेशन में का मतलब है कि कम सर्विक्स कवर होगी, पार्शियली में हाफ होगी, और फुली में तो पूरा प्लेसेंटा सर्वाइकल एरिया के यहाँ पे कवर कर जाएगा। क्लियर है? और ग्रेड होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। 4 ग्रेड का मतलब है कि 4 ग्रेड में डिवाइड किया जाता है। तो नॉर्मल मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच रहता है, यूट्रस का जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे। इस इमेज में आप देखिए, फर्स्ट है जो नॉर्मली प्लेसेंटा इस तरीके से अटैच होगा, लेकिन जब प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन होगी, मतलब माइनर सा प्लेसेंटा है जो इस एरिया से खिसक के थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आएगा, लेकिन इसने सर्विक्स को है जो कवर नहीं किया है, लो लाइंग और नॉट रीचिंग द इंटरनल ओपनिंग। ये है माइनर और ग्रेड 1। ग्रेड 2 जिसको आप कहेंगे मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, इसमें क्या होगा, एज ऑफ द प्लेसेंटा रीच द इंटरनल ओपनिंग। तो जो प्लेसेंटल एज है कहाँ तक पहुँचेगी, इंटरनल ओपनिंग तक। सर्वाइकल सर्विक्स की जो इंटरनल और एक्सटर्नल ओस है, तो इंटरनल ओस के यहाँ पर ये पहुँचेगी, लेकिन कम तरीके से। ग्रेड 3 जिसको पार्शियली, मतलब यहाँ पर प्लेसेंटा इंटरनल ओपनिंग से लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा पार्शली कवर्स द ओपनिंग। तो हाफ तरीके से जो इंटरनल ओस है, सर्विक्स का इंटरनल ओस है, यहाँ पे कवर कर जाएगा। ग्रेड 4 में पूरा प्लेसेंटा इंटरनल ओस को क्या करेगा, कवर कर लेगा। तो ऐसे केस में यदि जब डिलीवरी होगी, तो जनरली पहले बेबी बाहर आता है जब नॉर्मल डिलीवरी की बात करें हम, लेकिन प्लेसेंटा प्रीविया के केस में पहले क्या होगा, प्लेसेंटा बाहर आएगा। तो इसीलिए ऐसे केसेस में प्लेसेंटा प्रीविया का यदि केस है, तो माँ के लिए LSCS प्रेफर करने के लिए कहा जाता है। क्या है, LSCS प्रेफर करने के लिए कहा जाता है। और तौर पे प्लेसेंटा प्रीविया में कि अब डिलीवरी कैसे होगी, तो पहली चीज़ ये डिपेंड करता है माँ की कंडीशन पर। किस पर, माँ की कंडीशन पर। प्लेसेंटा प्रीविया के जो मेन कॉज होते हैं वो अभी तक इडियोपैथिक मतलब कंफर्म नहीं है। दूसरा, यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के कारण एंटीपार्टम हेमरेज की जो कंडीशन होती है वो प्लेसेंटा प्रीविया के कारण ही होगी। तीसरा, यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा, एनीमिया के केसेस एनीमिया के सिम्टम है देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा। अब यहाँ पर ये यदि प्रीटर्म डिलीवरी को क्या करना है, पोस्टपोन किया जाना है, तो ये डिसाइड करेंगे डॉक्टर्स, और माँ की कंडीशन पर ये सभी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि प्रीटर्म डिलीवरी करवा के जो बच्चे को बाहर निकालना है, या फिर यहाँ पर ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अपनाए तो जाएंगे, लेकिन बेबी को भी सेव करने की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में इट्स ऑल डिपेंड ऑन पेशेंट किस तरीके से है, मतलब कितनी ब्लीडिंग हुई है। और यहाँ पर कभी भी इंटरनल असेसमेंट नहीं किया जाता, सोनोग्राफी से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि प्लेसेंटा कितना है जो मार्जिनल है, पार्शियल है, कि कम्प्लीटली नीचे की तरफ आया है। तो ये सब चीज़ें चेक कैसे की जाएंगी, सोनोग्राफी से। इंटरनल वेजाइनल असेसमेंट नहीं किया जाएगा। इंटरनल एग्जामिनेशन का मतलब है फिंगर असेसमेंट यहाँ पे नहीं किया जाएगा, अदरवाइज और ज़्यादा सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूवर गिवन इन दिस इमेज। ये क्वेश्चन मैं आपको बार बार इसलिए करवाती हूँ क्योंकि ये बहुत एग्जाम में आता है और आप लोग इसको गलत ही करके आते हैं। मैंने 10 आंसर की देखी होंगी जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, जिसमें से 5 आंसर की मुझे आंसर गलत मिला है, मतलब आपने गलत किया है, ऑफिशियल में सही है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कौन सा मैन्यूवर परफॉर्म किया जा रहा है, पावलिक ग्रिप, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप, लेटरल ग्रिप या फिर फंडल ग्रिप।
तो यहाँ पर कौन सा मैन्यूवर अपनाया जा रहा है? ये है आपका पावलिक ग्रिप। कौन सी ग्रिप है? ये है पावलिक ग्रिप। पावलिक ग्रिप के लिए क्या कहा जाएगा? सेकंड पेल्विक ग्रिप और थर्ड मैन्यूवर। तो यहाँ पर एक ग्रिप किस लिए अपनाई जाती है कि यदि बच्चा है जो जनरली बच्चे का जो पोजीशन है, फीटस की पोजीशन है, तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए, और यदि कुछ ना कुछ यदि टाइमिंग बची हुई है तो बच्चे को एक तरीके से क्या किया जाएगा? मैनुअली यूट्रस के अंदर ही घुमाया जाएगा, घुमाए जाने का काम किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मैन्यूवर अपनाया जा रहा है इस फर्स्ट इमेज में, ये कौन सा है? पावलिक ग्रिप और थर्ड मैन्यूवर। फर्स्ट मैन्यूवर का मतलब होगा फंडल ग्रिप, सेकंड का मतलब है अम्बलाइकल ग्रिप, थर्ड है सेकंड पेल्विक ग्रिप और पावलिक ग्रिप, लास्ट है यहाँ पर लियोपोल्ड फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। तो यहाँ पर मैन्यूवर अपनाया जाता है कि पोजीशन ऑफ फीटस है यूट्रस में किस तरीके से, और उसको सिस्टमेटिक तरीके से आप कैसे ला सकते हैं, बच्चे को एक तरीके से मैनुअली यूट्रस के अंदर ही घुमाना। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्निक्स डिसीज एंड वेरी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो वर्निक डिसीज को मैनेज करने के लिए और वेरी के लिए क्या आप एडमिनिस्टर करेंगे? फॉलिक एसिड, विटामिन सी, थायामीन या फिर विटामिन ए। तो यहाँ पर वेरी और वर्निक्स होता किसकी कमी से? तब तो आप कुछ ना कुछ देंगे यहाँ पर। तो वर्निक्स डिसीज और वेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। किससे? विटामिन B1 की कमी से। और वो यहाँ पर कमी पूरी कौन करेगा? थायामीन, क्योंकि थायामीन है जो विटामिन B1 का दूसरा नाम है। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पर्सन के लिए क्लिनिकल ट्रायड साइन का मतलब है 3 साइन रहेंगे: ऑप्थेल्मोस्पाज्म विथ नेस्टेगमस, अटैक्सिया एंड कन्फ्यूजन। तो थायामीन क्यों जरूरी है? आपकी नर्व सेल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि इसकी कमी होती है तो वेरी भी होगा, और ये पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करने का काम करेगा। उन नर्व्स के लिए किसकी ज़रूरत है? थायामीन की। तो वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी एंड वेरी दोनों केसेस में आप क्या देंगे पर्सन को? दोनों में देंगे आप विटामिन B1 और थायामीन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन विल बी हाई इन अ पर्सन विथ एन एलर्जी। यदि किसी पर्सन को एलर्जिक रिएक्शन होता है तो कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब उसका लेवल बढ़ जाएगा? IgE, IgF, IgA या फिर IgG। कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल बढ़ेगा यदि किसी पर्सन को एलर्जी हुई है? तो यहाँ पर बढ़ेगा IgE। क्या है? IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। तो जब भी आपको यदि लगता है कि आपको एलर्जी है तो जो आपका टेस्ट किया जाता है वो IgE टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? सबसे लार्जेस्ट नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा नंबरिंग में रहेगा 75%। जो टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 75%। और IgG बस है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG है जो प्रेजेंट रहेगा। यदि किसी को लंबे टाइम से इन्फेक्शन है, लंबे टाइम से मतलब कि यदि मान लीजिए आपको सर्दी खांसी होती है तो विदिन 4-5 डेज में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि यही सर्दी खांसी आपको 1 मंथ तक चलती है तब IgG वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। फिर IgM जो कि लार्जेस्ट इन साइज, नंबरिंग में कहें तो वो है IgG, और साइज में कहें तो वो है IgM जो कि एक्यूट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए होगा। IgE सबको पता है कि जब एलर्जिक रिएक्शन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा तब। और IgA होता है ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकस में और ब्लड में। तो अब आपको पूछा जाता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाला कौन है, तो वह है IgG। ब्रेस्ट मिल्क में, म्यूकोसा ब्लड में कौन रहता है, तो वो है IgA। नेक्स्ट वन इज Which of the following foods should be avoided when the patient is on MAOI? जब पर्सन मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ड्रग ले रहा है जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो कौन से फूड लेने के लिए उसको आप मना करेंगे? कैल्शियम रिच फूड, ग्लूटेन रिच फूड, टायरामीन कंटेनिंग फूड या फिर एलानिन कंटेनिंग फूड। तो कौन से फूड आप लेंगे जब पर्सन कौन से फूड लेने के लिए मना करेंगे, अवॉइड करने के लिए कहेंगे जब पर्सन
मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहा हो तब आप पर्सन को कहेंगे कि आप टायरामिन कंटेनिंग फूड ना लें। और इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहली चीज़ MAOI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग है डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके लिए डिप्रेशन के लिए और कभी कभी पैनिक डिसऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर इफ़ यू टेक एन MAOI एंड यू ईट हाई टायरामिन फूड, टायरामिन कैन क्विकली रीच द डेंजरस लेवल। क्योंकि यहाँ पर जब आपने MAOI ली और यदि आपने टायरामिन कंटेनिंग फूड लिया तो आपके BP को क्या करेगा? एक हाई लेवल तक ले जाएगा। और जब BP आपका बढ़ेगा तो यहाँ पर BP बढ़ेगा और आप मेडिसिन लेते हैं तो यहाँ पर उससे भी आपका BP पे असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए आपको एटलीस्ट आप फूड तो अवॉइड कर ही सकते, मेडिसिन तो ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है, बट यहाँ पर टायरामिन जिस भी फूड में टायरामिन हो उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ डिफेक्ट। तो फॉलिक एसिड कौन से बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट करेगा? डाउन सिंड्रोम, न्यूरल ट्यूब, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज या फिर नन ऑफ द अबव। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, वो होगा यहाँ पर क्या? NTD और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। फॉलिक एसिड क्या है? फॉलिक एसिड किसको प्रिवेंट करेगा बर्थ डिफेक्ट को? तो वो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और कैसे? कंसीव करने के पहले से या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं तो उसी टाइम से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड। बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब बनती है वो इनिशियल कंसीव करने के बाद से लेके कुछ ही दिनों में बन जाती है और उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। जो आपकी बॉडी में है वो तो ठीक है, लेकिन आपके लिए बाहर से भी फॉलिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, उतना सफिशिएंट नहीं होगा। इसीलिए क्या है? फॉलिक एसिड की आपको टैबलेट दी जाने स्टार्ट की जाती हैं ताकि जो आपका बेबी हो उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से आप बचा सकें। नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर यूरिया। तो प्रोटीन की जो सबसे बेसिक और स्ट्रक्चरल यूनिट है वो कहलाती है अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो एंटी स्कैनिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। ये कब की जाती है? 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। एंटी स्कैनिंग है जो कब की जाती है? नचल ट्रांसल्यूसेंसी स्कैनिंग। और इस स्कैनिंग के थ्रू पता क्या चलेगा? एंटी स्कैनिंग के द्वारा। तो एंटी स्कैनिंग की जाती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 11 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में। इसका एम होता है कि जो नेक की जो फीटल नेक बनती है उसके पीछे वाले एरिया में जो न्यूरल ट्यूब सबसे पहले बनना स्टार्ट होती है बच्चे की, तो उसका जो पीछे वाला जो नेक के पीछे वाला हिस्सा है वहाँ पर कुछ फ्लूइड एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा है। उस फ्लूइड को चेक करने के लिए ये स्कैनिंग की जाती है। इसको क्या कहा जाता है? एंटी स्कैनिंग is a sonographic appearance of a collection of fluid under the skin behind the fetal neck in the first trimester of pregnancy। कभी भी पूछे, हमेशा एंटी स्कैनिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। कब? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे अच्छा ड्यूरेशन माना जाता है 11 से 14 वीक का। कब का? 11 से 14 वीक का। तो यहाँ पर एंटी स्कैनिंग जरूरी क्यों है? अब ये रीज़न भी आपको पता कर सकते हैं कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स तो डेवलप नहीं हो रहे हैं। क्या है? डाउन सिंड्रोम या फिर जो बच्चे की गर्दन के यहाँ पे स्पाइना बाइफिडा हो गया या फिर बच्चे के लिए कोई भी कंजेनाइटल का मतलब है कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही, क्योंकि इस टाइम पे आपके पास टाइम रहेगा। इन केस एंटी स्कैनिंग आपकी एबनॉर्मल रिपोर्ट आई तो डॉक्टर आपके कुछ और टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपके बच्चे को आप आगे कंसीव कर सकते हैं या फिर वो पैदा होगा तो उसको कुछ और प्रॉब्लम्स होगी। ये सभी चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करेगी। बट यहाँ पे यदि कहें कि ये बहुत ज़रूरी है, एंटी स्कैनिंग करवाना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि कंपलसरी स्कैनिंग तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ डिपेंड करेगी आपके ऊपर कि आप
रेडी हैं इस चीज़ के लिए या नहीं। लेकिन एज ऑन नाउ डेज की हम बात करें तो एंटी स्कैनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करवाना, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि आपके जो यूट्रस में बेबी डेवलप हो रहा है उसमें कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स तो डेवलप नहीं हुई हैं। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ एज ब्रेन डेथ। तो यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया बताएगा कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। प्रेजेंस ऑफ EEG एक्टिविटी, सजेशन ऑफ ब्रीदिंग, रिस्पॉन्सिव टू डीप पेन या फिर नन ऑफ द अबव। क्राइटेरिया टू क्लासीफाई अ डेथ मतलब मरने की कंडीशन बता दी जाएगी, मतलब कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। ब्रेन डेथ होता है तभी है जो डेथ कंसीडर की जाती है, वो होगी आपकी सांसें रुकने के कारण। क्या है? सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है सांसों का रुकना, वो चीज़ बताएगी क्या ब्रेन डेथ को। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, द कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन प्लेन एरिया। तो किसी प्लेन एरिया में यदि बात की जा रही है कि पॉपुलेशन का कवरेज क्या होगा, तो कितना होगा? 5,000, 30,000, 40,000 या फिर 20,000। कवरेज ऑफ पॉपुलेशन बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो भी प्लेन एरिया में, तो वो कितना होता है? वो होता है 30,000, 30,000। प्राइमरी हेल्थ सेंटर PSC की बात की जा रही है तो प्लेन एरिया में 30,000 और पहाड़ी इलाका है यदि तो 20,000। कम्युनिटी सेंटर के लिए तो CHC है एक प्लेन एरिया के लिए 1,20,000 जनता के लिए, और वही यदि ट्राइबल और हिली इलाका है तो 80,000। सब सेंटर 5,000 प्लेन में और ट्राइबल एरिया में 3,000 है। पॉपुलेशन नॉर्म से मतलब इतनी जनता के बीच में इतने रहेंगे। नेक्स्ट इज विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर। तो कौन सी इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रा डिवाइस जो 10 साल के लिए काम करेगी? कॉपर टी 200, नोवा टी, कॉपर टी 380, मल्टीलोड 250। 10 साल के लिए इफेक्टिव मतलब यदि आप बीच में कंसीव करना चाहें तो इसको निकलवा सकते हैं, रिमूव करा सकते हैं। लेकिन आप यदि 10 साल तक बच्चा नहीं चाहते हैं तब आप कॉपर टी 380 अपना सकते हैं। कॉपर टी 380 यहाँ पे अपना सकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टी लोड है और नोवा टी है, क्या है? मल्टी लोड और नोवा टी। तो यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर जो 380A है इसको पैरागार्ड भी कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे जो इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती हैं जो कुछ ईयर्स के लिए रहेंगे, या फिर यदि आप लंबे टाइम के लिए कहें तो मल्टी लोड और नोवा टी होता है 5 साल के लिए। कितने लिए? 5 साल के लिए। कॉपर टी 380 होता है जिसको आप पैरागार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये होगा 10 साल के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। प्रोजेस्टासाइट जो मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, प्रोजेस्टासाइट, इसमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन रहेगा, ये होता है 1 साल के लिए। कॉपर टी 200 होती है 4 साल के लिए। फिर यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रॉल कंटेनिंग IUCD जो कि मेरेना 7 से 10 साल के लिए होती है, लेकिन इसके लिए अप्रूवल 5 साल का बस है। तो मेरेना हो गई, कॉपर टी हो गई, प्रोजेस्टासाइट हो गई, ये सभी क्या है? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं, वो भी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की कैटेगरी में आएंगी। नेक्स्ट इज नेगल्स पेल्विस। तो नेगल्स पेल्विस कैसी पेल्विस है? 1 सैक्रल अलाई मिसिंग, बोथ सैक्रल अलाई मिसिंग, काइफोटिक पेल्विस या फिर ट्राई रेडिएट पेल्विस। तो कौन सी पेल्विस है? नेगल्स पेल्विस एग्जाम में आती है। तो ये यहाँ पर 1 सैक्रल अलाई इज मिसिंग। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो सैक्रम एरिया है मिस रहेगा, किसमें? नेगल्स पेल्विस में। यहाँ पर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है, कंजेनाइटल ही है, तो यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट होता है तब डेवलप होने के चांसेस रहेंगे, जिसमें वो 1 सैक्रल अलाई है जो मिसिंग रहेगा। दोनों साइड का आप साइज देखिए। फिर आती है रॉबर्ट पेल्विस जो एग्जाम में आपको बहुत आती है, इसमें बोथ साइड का जो सैक्रल अलाई है वो मिसिंग रहेगा। क्या है? बोथ साइड का जो सैक्रल अलाई है मिसिंग रहेगा। काइफोटेड पेल्विस इज अ डिफॉर्म्ड पेल्विस, जो कि यहाँ पर स्पाइन के यहाँ से ही इसमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेंगी। तो रॉबर्ट पेल्विस में दोनों सैक्रल अलाई मिसिंग है। देखिए कैगल्स की जगह रॉबर्ट पूछते तो बोथ सैक्रल अलाई मिसिंग, 1 सैक्रल अलाई मिसिंग, दैट मीन्स नेगल्स पेल्विस। नेक्स्ट इज
बर्थोलिन डक्ट ओपन इनटू, तो जो बर्थोलिन डक्ट है कहाँ पे ओपन होगी? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लोअर वेजाइना, फिर ग्रुप्ड बिटवीन लेबिया माइनोरा एंड हाइमेन। यहाँ पर बर्थोलिन डक्ट, बर्थोलिन ग्लैंड है, बर्थोलिन डक्ट है, तो इसकी ओपनिंग कहाँ पे होगी? बर्थोलिन डक्ट की ओपनिंग कहाँ पे होगी? तो बर्थोलिन ग्लैंड होती है, इसका काम क्या होता है कि जो वेजाइना में एक तरीके से हम ये कहें कि नरिशमेंट या फिर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ड्राइनेस के लिए कुछ ना कुछ रिलीज किया जाएगा ताकि ड्राइनेस ना रहे। तो उसको मेंटेन करने के लिए बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी? यहाँ पर कुछ म्यूकस रिलीज करेगी। क्या करेगी? म्यूकस रिलीज करेगी ताकि वेजाइना में ड्राइनेस ना रहे। अब ये बर्थोलिन डक्ट है, बर्थोलिन ग्लैंड रिलीज कर लेगी, डक्ट के थ्रू यहाँ पे आएगा म्यूकस। तो ये कहाँ पे रहेगी? लेबिया माइनोरा और हाइमन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर बर्थोलिन ग्लैंड तो कहाँ पे होगी? वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ पर 2 बर्थोलिन ग्लैंड होंगी, लेकिन डक्ट यहाँ पर जो म्यूकस रिलीज करेगी वो होगी। ये देखिए बर्थोलिन ग्लैंड आर आल्सो नोन एज ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, जो कि पेयर में रहेगी, 0.5 सेंटीमीटर की ग्लैंड है। और यहाँ पर लोअर राइट एंड लेफ्ट पोर्शन एट द 4 o'clock एंड 8 o'clock पोजीशन पे रहेगी वेजाइनल इंट्रोइटस के पास में। तो यहाँ पर दोनों ग्लैंड, बर्थोलिन ग्लैंड क्या करेगी? म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड है, जो कि वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए क्या है? वेजाइनल लुब्रिकेशन के लिए ये म्यूकस रिलीज करेंगी ताकि वेजाइना में ड्राइनेस ना रहे। तो ये यहाँ की इनकी ओपनिंग पूछी गई है, तो वो कहाँ पर है? लेबिया माइनोरा एंड हाइमन। ये रही लेबिया माइनोरा और हाइमन। यहाँ पर इस एरिया में जो भी म्यूकस रिलीज किया जाएगा तो यहाँ पर ड्राइनेस यहाँ पर ही रहती है। तो इसी ड्राइनेस को कम करने के लिए जो म्यूकस रिलीज होगा वो कौन करेंगी? बर्थोलिन ग्लैंड। नेक्स्ट इज अ कंडीशन इन विच द मेंस्ट्रुएशन अकर्स बट इट इज नॉट विजिबल बिकॉज ऑफ एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नोन एज। तो मेंस्ट्रुएशन आपका हो रहा है, क्या है? मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एंडोमेट्रियम में शेडिंग हो रही है, लेकिन जो ब्लड है वो बाहर आपको नहीं दिख रहा है। तो क्या है? क्रिप्टोमेनोरिया, ज़ेरोकॉप्स, डिस्मेनोरिया, फिर मेनोरेजिया। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो वो कहलाएगा क्रिप्टोमेनोरिया। क्या है? क्रिप्टोमेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है तो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। मेनोरेजिया का मतलब है हैवी और प्रोलॉन्ग वेजाइनल ब्लीडिंग इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग का होना। तो यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं लेकिन कुछ इंटरनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण आपको ब्लड विजिबल नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएगा आपका क्रिप्टोमेनोरिया। आइडेंटिफाई यूट्राइन एनोमली इन दिस इमेज। तो यहाँ पर इमेज में एक आपको यूट्राइन एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। जनरली ये पूरा सेक्शन एक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? सेप्टम मतलब 2 में डिवाइड हो गया। तो ये क्या है? यूट्रस डायडेल्फाइस, वाई कॉर्निएट यूट्रस, हाइपोप्लासिया ऑफ यूट्रस या फिर यूनिकॉर्निएट यूट्रस। तो यहाँ पर जो यूट्रस दिख रही है, जनरली यूट्रस का शेप कैसा होता है? नॉर्मल यूट्रस जुड़ा हुआ रहेगा, यहाँ से फंडस एरिया कहलाएगा, जुड़ा हुआ रहेगा। और यहाँ पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है, क्या है? फैलोपियन ट्यूब है जो फंडस एरिया तक अटैच रहेंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है? पूरा डिवाइड होके यहाँ पर इवन सेप्टम वाइज है जो शेप बन गया है। और ये आपका यूट्रस डायल डाइफिस, क्या है? यूट्रस डायल डाइफिस, जिसको कभी कभी यूट्रस डायल्डफिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यूट्राइन मालफॉर्मेशन है और यहाँ पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मलेरियन डक्ट आपको पूछी जाती है। देखिए यहाँ पर जो मलेरियन डक्ट लिखी है, ये क्या है? एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में बनती है। नॉर्मल यूट्रस इस तरीके से रहेगी, लेकिन एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में जब बच्चा 1 वीक और 2 वीक की प्रेगनेंसी के टाइम पर ही हो, तो उसी वीक में यहाँ पर जो मलेरियन डक्ट है इसका फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये फ्यूज नहीं हो पाएगी। क्या है? फ्यूज़न होके सिंगल बना देगी, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूज़न नहीं हो पाएगा, तब ये कंडीशन होगी। यहाँ पर 2 सेपरेट सर्विक्स होंगी, 2 वेजाइना होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर पूरा सीधा सा केस है यूट्रस का जो बनना क्या है? मुलेरियन डक्ट के हाथ में। मुलेरियन डक्ट है एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में बनेगी, और यही जो मुलेरियन डक्ट है क्या है?
मुलेरियन डक्ट यदि फ्यूज नहीं हो पाती तब ये सिचुएशन होंगी। यूट्राइन हाइपोप्लासिया तो एक कंडीशन है जिसमें क्या है, जो यूट्रस का जो शेप साइज है वो क्या है, कम होगा। यूनिकॉर्निएट में हाफ साइज मतलब सिंगल साइज का यूट्रस बनेगा। जो डाइफेसिस में जो मुलेरियन डक्ट है फ्यूज नहीं हो पाएगी एम्ब्रियोजेनिक स्टेज में और एक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट इज ब्रेन डैमेज कॉज्ड बाय ऑक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक ब्लूरुबिन इन द ब्रेन, इट इज नोन एज। तो ब्रेन डैमेज हो रहा है एबनॉर्मली जो ब्लूरुबिन का लेवल ज़्यादा होने के कारण। तो ये क्या है, जॉइंडिस, कर्निकटेरस, सेफेलोहेमेटोमा या फिर सिरोसिस ऑफ लीवर। तो ब्रेन में यदि ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ जाए और वो क्या हो जाए, ब्रेन को डैमेज करने का रीज़न बन जाए तो वो कहलाएगा कर्निकटेरस। ओनली ब्लूरुबिन का लेवल बढ़ना कहलाता है जॉइंडिस और पीलिया, लेकिन जब यही जॉइंडिस आपके ब्रेन तक पहुंच जाए वो कहलाता है कर्निकटेरस। क्या है, कर्निकटेरस। तो यहाँ पर ब्रेन टिश्यू और ब्रेन को डैमेज करने का काम करेगा जब यही ब्लूरुबिन, तब ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कर्निकटेरस। सेफेलोहेमेटोमा का मतलब है कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन द बेबीज स्कैल्प एंड द स्कल। ये होगा जब डिलीवरी के टाइम पर ज़्यादा प्रेशर होगा ड्यूरिंग लेबर तो ब्लड वेसल डैमेज होंगी और ब्लड का कलेक्शन होगा, तो ये कहलाएगा सेफेलोहेमेटोमा। कैपट सक्सीडेंडम में एक तरीके से स्वेलिंग टाइप की रहेगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल। तो फीमेल में प्यूबर्टी का पहला लक्षण क्या है, मिनार्ची, थैलार्ची, टेस्टिकुलर ग्रोथ या फिर नन ऑफ द अबव। प्यूबर्टी आती है, मेल फीमेल दोनों में आती है, लेकिन यहाँ पर जो साइन है ये सभी किसके दिए गए हैं। तो प्यूबर्टी का जो फर्स्ट साइन पूछा है फीमेल में होता है थैलार्ची, दैट मीन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलप होना और ब्रेस्ट बर्डिंग, ब्रेस्ट साइज का बढ़ना। तो क्या थैलार्ची। मिनार्ची का मतलब है कि पीरियड्स का आना स्टार्ट होना। मेल में पूछे तो टेस्टिकुलर ग्रोथ फर्स्ट प्यूबर्टी साइन है मेल में। किसमें, मेल में प्यूबर्टी साइन है क्या, टेस्टिकुलर ग्रोथ, लेकिन फीमेल में पूछे तो ब्रेस्ट बर्डिंग। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब ऑफ फॉर अ न्यूबॉर्न वेटिंग 2000-3000 ग्राम। बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम के बीच में है, तो जो एंडोट्रैकियल ट्यूब है इसकी साइज कितना होना चाहिए। इंटरनल डायमीटर पूछा है यहाँ पर 4, 3, 3.5 या फिर 2.5। बच्चे का वजन 2000 से 3000 ग्राम है, मतलब 2 to 3 kg है, तो होनी चाहिए 3.5 तक। क्या है, 3.5 तक। अब यहाँ पर एंडोट्रैकियल ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर पूछा है mm में है यहाँ पर इंटरनल डायमीटर। तो यहाँ पर जो भी इंटरनल डायमीटर है कैलकुलेट किया जाएगा जेस्टेशनल एज से डिवाइड करके, जेस्टेशनल एज इन वीक्स डिवाइडेड बाय 10। टिपिकली 2.5 ट्यूब इज अप्रोप्रिएट फॉर इन्फेंट, जिसका वजन 1 किलोग्राम से कम है उसको 2.5 का यूज़ किया जाएगा। 3 यूज़ की जाती है 1 से 2 किलोग्राम के लिए और 3.5 यूज़ की जाती है 2 to 3 में। यदि बच्चे का वजन 3 किलोग्राम से ज़्यादा है तब आप 3.5 से mm का जो आगे का डायमीटर है वो आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर इंटरनल डायमीटर है mm, मिलीमीटर की साइज में, फ्रेंच में नहीं है, मिलीमीटर की साइज में है। तो 2.5 लेस देन 1000 ग्राम बच्चे का वजन है, तो जेस्टेशनल एज होगी यहाँ पर लेस देन 28 वीक्स। 3 है मतलब 1000 से 2000 ग्राम, बच्चे का वजन 1 से 2 किलोग्राम है। और जो जेस्टेशनल एज है वो 28 से 34 वीक तक रही है। 3.5 है मतलब बच्चे का वजन कितना है, 2 से 3 किलोग्राम है। बच्चा 35 से 38 वीक का है। और 4 है मतलब मोर देन 3000 ग्राम और 3 किलोग्राम। और 38 वीक की प्रेगनेंसी मतलब पूरे टर्म प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा हुआ है। नेक्स्ट इज एडिमा इज अ साइन इन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा है जो स्वेलिंग है किसका, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है। अंडरवेट, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, क्वासियोरकर या फिर मरासमस। तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर क्या है, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है यहाँ पर और जिसमें स्वेलिंग है एडिमा हो रहा है तो वो है क्वासियोरकर। क्या है, क्वासियोरकर। मरासमस वाले बच्चे में कभी भी स्वेलिंग देखने को नहीं मिलेगी, सिकड़ा हुआ बच्चा रहेगा पूरा। क्वासियोरकर को एडिमेटस माल न्यूट्रिशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें फ्लूइड रिटेंशन होगा और ये होता है प्रोटीन की कमी के कारण। मरासमस होगा
कैलोरीज की कमी के कारण। किसकी? कैलोरीज की कमी के कारण। मरासमस जनरली बच्चे की उम्र 1 साल से कम होती तब अफेक्ट करेगा, और क्वासियोरकर जब बच्चे की उम्र 6 महीने से लेकर 3 साल तक होगी तब। सबक्यूटेनियस फैट होगा। सीधा सीधा आप इन इमेज से भी इसको याद रख सकते हैं। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा बॉडी में तो बॉडी फूली हुई सी दिखेगी। सिरोसिस होगा, वुंड हीलिंग कमज़ोर होगी, यहाँ पर एपेटाइट कम लगेगी, मसल वास्टिंग एब्सेंट रहेगी। एडिकेट प्रोटीन देंगे तो ट्रीट कर सकते। मरासमस में बच्चे को कैलोरी की कमी है तो कैलोरी देंगे। एडिमा नहीं होगा, ना फैटी लिवर होगा। जो रिब्स हैं प्रोमिनेंट होंगी, मतलब विजिबल देखने को मिलेंगी। भाई फॉर एज अ नर्स आप यहाँ पे क्या करेंगे? ऑप्शन में था चेक द बीपी, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, या फिर मसाज द यूट्रस। यहाँ पर आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपकी जो प्रायोरिटी बनेगी एज अ मिडवाइफ, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको सीधा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? यूट्रस को मसाज करना, मैनुअल रिमूव करना है आपको प्लेसेंटा को, क्योंकि प्लेसेंटा अंदर रह गया है। इस कारण से यहाँ पे क्या हो रहा है? यूट्रस का शेप है जो बॉगी शेप में हो रहा है। तो यहाँ पर आपको जो क्लासिकल साइन पूछे जाते हैं प्लेसेंटल एक्सपल्सन के, वो ऐड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन है कि बोगी शेप यूट्रस रहे, जनरली 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। किसके लिए? आपकी बॉडी जो यूट्रस है बेबी के एक्सपल्सन होने के बाद, बेबी के बाहर आने के बाद विदिन 15 से 30 मिनट के अंदर प्लेसेंटा को बाहर है जो एक्सपल्सन कर देगी। क्यों? कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आएंगे इसलिए। लेकिन कुछ केसेस में 30 मिनट तक हो जाएंगे, वो प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है, तब वो सिचुएशन कहलाती है रिटेंड प्लेसेंटा, या फिर प्लेसेंटा कुछ बाहर आ गया, कुछ अंदर रह गया, तो इसके कारण यूट्रस का शेप क्या होता है? बॉगी शेप रहेगा। और ऐसे केस में आपको क्या करना है? यूट्रस की मसाज करना है। क्यों करना है? डू नॉट अप्लाई एक्सेसिव प्रेशर ऑन द फंडस ऑफ यूट्रस। इसके कारण यूट्रस इन्वर्जन भी हो सकता है। आपको ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, बट आपको यहाँ पर यूट्रोटॉनिक्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आए और जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाए। लेकिन यहाँ पर आप एक मैनुअल मसाज ज़रूर कर सकते हैं ताकि जो प्लेसेंटा अंदर है, लेकिन वो मसाज कब करनी है? जब आपको यूट्रोटॉनिक्स ड्रग जैसे कि ऑक्सीटोसिन दे दें आप, तब ऑक्सीटोसिन देने के बाद कॉन्ट्रैक्शन भी आएंगे और आप मसाज भी करेंगे तो प्लेसेंटा इजीली बाहर आ जाएगा। क्लियर है? आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अपगार स्कोर। तो यहाँ पर अपगार स्कोर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? कलर ऑफ द बॉडी, हार्ट रेट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, या फिर मसल टोन। क्या है कंपोनेंट नहीं है किसका? अपगार स्कोर का। क्या है? अपगार स्कोर का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? बॉडी का कलर चेक किया जाता है, हार्ट रेट चेक की जाती है, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स चेक किए जाते हैं, मसल टोन चेक की जाती। लेकिन यहाँ पर कहा है क्या? तो अपगार स्कोर में चेक नहीं करना। पहली चीज़, अपगार स्कोर दिया किसने था? वर्जीनिया अपगार ने। अकॉर्डिंग टू दैट आपको बॉडी का कलर चेक करना है। यहाँ पर अपगार इसका फुल फॉर्म ही आपको पता होगा, तभी आप आंसर कर पाएंगे। ए रिप्रेजेंट द अपीयरेंस, दैट मीन्स बॉडी का कलर, स्किन कलर। पी रिप्रेजेंट द पल्स, दैट मीन्स हार्ट रेट और पल्स रेट। ग्राइमेसी मतलब रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी। फिर है एक्टिविटी टोन, मसल टोन क्या है बच्चे का? रेस्पिरेटरी एफर्ट। रेस्पिरेटरी एफर्ट में यहाँ पर पर्टिकुलर रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट नहीं पूछा गया है, यहाँ पर कहा गया रेस्पिरेटरी एफर्ट। बच्चा यदि अच्छा खासा रोता है मतलब 2 पॉइंट दे देना है आपको। बहुत ही कम और स्लो रो रहा है जिसके कारण बच्चे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी, इसलिए नहीं रोएगा। तो रेस्पिरेटरी रेट की बात नहीं की जा रही, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कहेंगे तब आपका आंसर डिफरेंट होता, लेकिन रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट कहा गया है तो आपका आंसर होगा रेस्पिरेटरी रेट पर मिनट, जस्ट बिकॉज यहाँ पर रेस्पिरेटरी एफर्ट्स पूछा गया है ना कि रेट। नेक्स्ट वन, कॉमनली यूज्ड शंटिंग इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट। तो हाइड्रोसेफेलस को मैनेज करने के लिए कौन सा प्रोसीजर है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा? वेंट्रिको आर्ट्रियल, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, वेंट्रिकुलो पेरिकार्डियल या फिर वेंट्रिकुलो प्लूरल। तो कौन सा शंटिंग है जो इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट के लिए? तो वो होगा आपका वीपी शंटिंग। क्या होगा? वीपी शंटिंग। जो वीपी शंटिंग है हाइड्रोसेफेलस में यूज़ किया जाएगा। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा कि
जो CSF है, या तो इसका जो सीक्रेशन है वो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाए, ड्रेन ना हो पाए, या फिर एक जगह कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण CSF एक जगह इकट्ठा हो जाए। अब जो CSF इकट्ठा होगा तो आपका इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ेगा, आपके हेड की साइज भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि फ्लूइड वहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। तो इस फ्लूइड को बाहर निकालना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे, फ्लूइड के लिए ICP बड़ा है, तब आपको कहना है क्या? मैनिटॉल। क्या कहना है? मैनिटॉल। यदि DOC पूछें तो क्या है? मैनिटॉल आपको कहना है। लेकिन यहाँ पर यदि पूछा जाता है आपसे कि सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर होगा वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल सेंट। BP सेंटिंग के थ्रू जो एक्स्ट्रा फ्लूइड रहेगा उसको पेरिटोनियम आपके ब्रेन से निकाल के कहाँ पे लाया जाएगा? पेरिटोनियम में, यहाँ से बाहर ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया जाएगा? BP सेंटिंग। नेक्स्ट वन, चाइल्ड हु इज रिसीविंग कीमोथेरेपी नीड टू अवॉइड। यदि किसी बच्चे को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो उसको क्या अवॉइड करने के लिए एडवाइस किया जाएगा? ऑप्शन में फिजिकल एक्टिविटी, ड्रिंकिंग हॉट वाटर, अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, रिड्यूस अननेसेसरी स्टिमुलाई इन देयर एनवायरनमेंट। तो यदि किसी बच्चे को कीमोथेरेपी दी जा रही है तो यहाँ पर क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कहा जाएगा कि आपको ये काम नहीं करना है? तो वो होगा बच्चे का भीड़ वाले एरिया में जाने से मना करना। जस्ट बिकॉज कीमोथेरेपी में जो आपकी कैंसर सेल्स हैं वो तो जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन जो आपकी इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगी, जिसके कारण यदि बच्चा भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे गया तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक हो चुकी है और उसको सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या कहा जाएगा कि बच्चे को यदि कीमोथेरेपी हुई है तो यहाँ पर उसको भीड़ भाड़ वाले प्लेस पे ना लेके जाएं। तो आंसर आपका क्या होगा? अवॉइडेड क्राउडेड प्लेस, ताकि बच्चे को आप सेकेंडरी इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च द थिंग्स दैट आर बिलीव्ड बाय रिसर्चर टू बी ट्रू आर नोन एज। तो यहाँ पर जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो जो रिसर्च कर रहा है, जो यहाँ पर रिसर्च कर रहा है उसके लिए यहाँ पर क्या होगा कि ये चीज़ होगी, मतलब उसको पूरा भरोसा है अपने ऊपर। तो ये क्या है? हाइपोथीसिस पर, पायलट स्टडी पर, वेरिएबल्स या फिर अजम्पशंस। क्या कहलाएगा? जो रिसर्चर्स को बिलीव है अपनी रिसर्च को लेके कि वो जो भी कर रहा है वो सही है, वो क्या है उसका? वो कहलाएंगे अजम्पशंस। क्या होंगे? अजम्पशंस। ये आपका रिसर्च का क्वेश्चन है, क्या कहलाएंगे? अजम्पशंस। अजम्पशंस का मतलब है जो कि ट्रू है और जो चीज़ हुई है या हो सकती है लेकिन विदाउट प्रूफ। अजम्पशन का मतलब विदाउट प्रूफ, उसके पास प्रूफ नहीं है लेकिन उसको ये चीज़ फील होती है, पूरा भरोसा है कि ये होगा। फिर आता है पायलट स्टडी। तो यहाँ पर पायलट स्टडी भी आपका रिसर्च में, फुल स्केल रिसर्च प्रोजेक्ट में या फिर रिसर्च डिज़ाइन में यूज किया जाएगा। वेरिएबल्स जो कि चेंजेबल भी होंगे, कुछ फीचर्स के बेस पर भी होंगे, तो ये सब क्या है? वेरिएबल। हाइपोथीसिस प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिनोमिना को लेके कि कुछ साइंटिफिक हो जाती है हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस हमेशा आपको यदि एग्जाम में हाइपोथीसिस से क्वेश्चन आता है तो हाइपोथीसिस जो प्रीवियसली आपने चीज़ें देखी हैं उनके बेस्ड है जो अप्लाई की जाएंगी। तो ये क्या है? हाइपोथीसिस। वेरिएबल हाइपोथीसिस, पायलट स्टडी, अजम्पशन, सैंपल, सैम्पलिंग, मीन मीडियन मोड। क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं तो ये आपको एक बार याद कर लेना है। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी इज नोन एज। किसी एक एरिया की जनता को सिलेक्ट करना अपनी रिसर्च स्टडी में शामिल करने के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया की जनता को शामिल करना क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस या फिर प्लानिंग। क्या कहलाएगा? किसी एक पर्टिकुलर एरिया की जनता को सिलेक्ट करना अपनी रिसर्च के लिए, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका सैम्पलिंग। क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग। क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठा किया है किसी एक जगह की पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, और ये कहलाएगा आपका क्या? सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ रूरल पॉपुलेशन टूवर्ड्स स्मॉल फैमिली नॉर्म्स द बेस्ट मेथड इज। तो यदि आप रूरल पॉपुलेशन को, गांव की जनता को छोटा परिवार, सुखी परिवार के बारे में बताना चाहते हैं तो आप कैसे बताएंगे?
फिल्म शो करके, रोल प्ले करवा के, टेलीविज़न के माध्यम से या फिर चार्ट शो से? कैसे बताएंगे आप? यदि आपको छोटा परिवार सुखी परिवार स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के लिए बताना है तो आप कैसे बताएंगे? आप उनके लिए रोल प्ले करके आप उनको बता सकते हैं। आप 8 से 10 लोग रहेंगे, पूरा रोल प्ले आपने कम्युनिटी में किया हुआ होगा, तो वही यहाँ पे आपको रोल प्ले करके बताना है कि किस तरीके से छोटा परिवार सुखी परिवार कहा गया है कि कम लोग रहेंगे, कम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आप पॉवर्टी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप रोल प्ले करके एक बेटर तरीके से समझा सकते हैं। तो क्या होगा आपका आंसर? स्मॉल फैमिली नॉर्म्स में कुछ भी बताना है तो कैसे? रोल प्ले करके। नेक्स्ट वन इज रिटेनिंग परमानेंट चेंज इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस इज नोन एज। तो यहाँ पर परमानेंट चेंजिंग बिहेवियर है जो कि आपको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के कारण हुए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एजुकेशन, लर्निंग, एप्टीट्यूड या फिर नन ऑफ द अबव। मान लीजिए आपका आपने नॉरसेट 4 एग्ज़ाम दिया था। क्लियर बात ध्यान से सुनिए, आपने नॉरसेट 4 दिया था लेकिन आपका एग्ज़ाम नहीं निकला, तो आप उसमें कुछ चेंज तो लाएंगे लेकिन आपको जो चीज़ें याद है वो तो रहेंगी ही रहेंगी, और ये आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ इस बार और जी तोड़ मेहनत करके देंगे, तो वो क्या होगी? आपकी लर्निंग कैपेसिटी। क्या होगी? लर्निंग कैपेसिटी। तो यहाँ पर भी है कि रिटेनिंग परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर दैट अकर्स एज अ प्रीवियस और प्रायर एक्सपीरियंस, तो क्या है? वो है आपकी लर्निंग। क्या है? लर्निंग। नेक्स्ट इज in an interview the type of question which give the complete freedom to respondents to frame their answer is। तो एक यहाँ पे कहा गया है कि इंटरव्यू होता है आपका, तो एक क्वेश्चन दिया गया है आपको जिसमें आपको पूरा फुल फ्रीडम है कि आप अपना आंसर दे सकते हैं जो कि आपको पता है वो। तो क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, मल्टीपल क्वेश्चन या फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे कहा है कि ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट फ्रीडम है आंसर देने का, कि आप अपने फ्रेम के आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में तो आपके पास यहाँ पे फ्रीडम बिल्कुल नहीं है, आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन हो गए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, इसमें आपको एक पर्टिकुलर ऑप्शन दिए जाएंगे और एक ही आंसर होगा 4 में से, तो ये तो नहीं होगा। फिर आता है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में भी एक आपका पर्टिकुलर ड्यूरेशन होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, पर्टिकुलर आइटम्स में से आपको बताना होगा, तो ये तो क्लोज एंडेड भी नहीं है। अब यहाँ पे क्योंकि बात की गई है फ्रीडम की, तो ये क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड विथ यस और नो। तो यदि आपको पूछा आपने खाना खाया, हाँ या ना में जवाब दीजिए, तो वो आपका क्लोज एंडेड रहेगा। यहाँ पे आपका ओपन एंडेड नहीं होगा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन कभी भी हाँ या ना में जवाब नहीं दिए जाते। यहाँ पर एक स्टैटिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब पर्टिकुलर आप किसी चीज़ के ऊपर पैसेज के, तो जो आपको अनसीन पैसेज लिखने दे दिया जाए तो इस तरीके से बड़ा चढ़ा के आप बता सकते हैं, तो क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द फर्स्ट नर्स रिसर्चर। तो पहली नर्स रिसर्चर कौन थी? मार्था रॉगर्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जोसेफ या फिर ऑल? तो पहली नर्स रिसर्चर थी कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। 12 मई को जिनका जन्मदिन होता है उसी दिन हम इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पे सेलिब्रेट भी करते हैं। फर्स्ट नर्स रिसर्चर कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेट इन किलोग्राम्स एंड हाइट इन सेंटीमीटर कैन बी शोड इन। तो यदि आपको हाइट किस में बताना है? सेंटीमीटर में, और वेट को केजी में, क्या यूज़ करेंगे आप? हिस्टोग्राम, बार ग्राम, स्केलेटल प्लॉट या फिर पाई चार्ट। यहाँ पे इमेज भी दे रखी है मैंने ताकि आपको एक हिंट हो जाए कि ये किस चार्ट के थ्रू आप प्रॉपर बता सकते हैं। हाइट और वेट दिया गया है तो आपको एक रिलेशनशिप बताना है, तो ये आप बता सकते हैं किसके साथ? स्कैटर्ड प्लॉट के साथ में। किसके साथ? स्कैटर्ड प्लॉट के साथ में। नेक्स्ट वन, What name did Freud give his model of development which comprised ID, ego and superego? तो जो सिगमंड फ्रूड ने एक मॉडल दिया था उसके अकॉर्डिंग आईडी, ईगो और सुपर ईगो को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो कौन सा मॉडल है? जेनेटिक, अनकॉन्शियस मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल या ग्राफिकल मॉडल?
तो जो सिगमंड फ्रूड ने जो मॉडल दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट मॉडल जो आईडी, ईगो, सुपर ईगो रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये किए गए हैं किस मॉडल में? स्ट्रक्चरल मॉडल में। कौन सा मॉडल है? वो है स्ट्रक्चरल मॉडल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। तो इनमें से क्या है जो कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच का डिफरेंस है? ऑप्शन में डेफिनेट लोकेलिटी, सेंटिमेंट ऑफ वननेस, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, लाइकनेस ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या है यहाँ पर आपका आंसर कि जो कम्युनिटी और सोसाइटी के बीच का जो एक डिफरेंस है वो क्या है? तो वो यहाँ पे डिफरेंस होगा, वो होगा आपका डेफिनेटिव लोकेलिटी। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी है डेफिनेटिव लोकेलिटी में, लेकिन सोसाइटी है जो आपके बहुत सारे चीज़ें हैं उनसे मिलके बनेगी, लेकिन कम्युनिटी एक पर्टिकुलर स्मॉलर छोटी रहेगी एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी से। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि डेफिनेटिव लोकेलिटी एक पर्टिकुलर, जैसे गांव का एरिया हो गया, मान लीजिए भोपाल शहर को ले लो आप, भोपाल सबको पता होगा, भोपाल को ले लीजिए। अब उसके जो आसपास, भोपाल तो पूरा एक सोसाइटी हो गया, लेकिन कम्युनिटी वहाँ के पर्टिकुलर जो मोहल्ले हैं उसमें कंसीडर कर दिए जाएंगे। तो यही सेम है कि तो कम्युनिटी है विद इन अ सोसाइटी में है, क्या है? कम्युनिटी सोसाइटी में ही है। तो यहाँ पर सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच का वो जो डिफरेंस है वो क्या है? डेफिनेटिव लोकेलिटी। नेक्स्ट इज मलेरिया, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय। मलेरिया की जो लाइफ साइकिल है किसने डिस्क्राइब की थी? लुईस पास्चर, रोनाल्ड रॉस या फिर रॉबर्ट कोच ने? मलेरिया की जो मलेरियल पैरासाइट की जो क्या है पूरी लाइफ साइकिल है वो किसने लेके आए थे? रोनाल्ड रॉस। कौन लाए थे? रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट वन, विच ड्रग में कॉज ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो कौन सी मेडिसिन से बच्चे का कलर ग्रे कलर का हो जाएगा? पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लोराम्फेनिकोल। कौन सी मेडिसिन के कारण बच्चे का कलर है जो बदल जाएगा? वो होगी यहाँ पर कौन सी? वो होगी क्लोराम्फेनिकोल। क्लोराम्फेनिकोल एक एंटीबायोटिक है, यदि किसी बच्चे को लंबे टाइम तक दिया जाएगा तो न्यूबॉर्न इन्फेंट के लिए क्या करेगा? हाई सीरम लेवल, सीरम में इसका लेवल यदि बढ़ेगा तो बच्चे का कलर क्या रहेगा? ग्रे टाइप का हो जाएगा। कैसा? ग्रे कलर का हो जाएगा। बच्चा किसी किसी केस में इसकी डेथ भी हो जाएगी। तो यदि आपको पूछें ग्रे बेबी सिंड्रोम कौन सी मेडिसिन के कारण होगा, एक तरीके का सर्कुलेटरी कोलैप्स है। क्या है? सर्कुलेटरी कोलैप्स है। जब प्रीमेच्योर या फिर इन्फेंट बच्चों को मेडिसिन दी जाएगी तो बच्चों में ग्रे कलर का कलर होगा, जस्ट बिकॉज जो सीरम लेवल है वो बढ़ेगा क्लोराम्फेनिकोल के कारण। सीरम में क्लोराम्फेनिकोल का लेवल बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन सर्कुलेटरी कोलैप्स के कारण यहाँ पर बच्चे को साइनोसिस, फ्लैसिडिटी और डेथ भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। सबको पता है कि थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में अर्गोमेट्रिन यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ केस में इसको आप नहीं दे सकते हैं। कौन से केस में आप इसको नहीं दे सकते? प्रोलॉन्ग लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया, प्रीमी ग्रेविडा या फिर नन ऑफ द अबव। कौन से केस में आप इसको नहीं देंगे अर्गोमेट्रिन को? तो जब भी हाई बीपी की समस्या हो, यदि किसी आपके क्लाइंट को हाई बीपी की समस्या हो, भले वो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हो, तो यहाँ पर आप उसको अर्गोमेट्रिन नहीं दे सकते हैं। क्यों यहाँ पर? क्योंकि अर्गोमेट्रिन जिन पेशेंट्स का बीपी बढ़ता है, ऑलरेडी बीपी बढ़ा हुआ है, अर्गोमेट्रिन दे दी तो और ज़्यादा बीपी बढ़ेगा, मरीज है जो सीधा भगवान के पास पहुँच जाएगा। तो ऐसे केस में आपको अर्गोमेट्रिन है जो नहीं देनी है। क्लियर है? सीवियर एक्लेम्सिया या फिर हाई बीपी वाले पर्सन हो गए तो उनमें आपको क्या है? अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्राइंडिकेट रखी जाए, क्योंकि स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रक्शन होगा, कॉन्स्ट्रक्शन के कारण प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया तक में कन्वर्ट होगा और मरीज को वैसोस्पाज्म हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको नहीं देना है क्या? अर्गोमेट्रिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टर्स क्या हैं? यहाँ पर साइन क्या है? इरेगुलर, इनफ्रिक्वेंट, पेनलेस, रिदमिक, फ्रिक्वेंट, पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल या रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। तो यहाँ पर ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स फॉल्स लेबर पेन। क्या है? फॉल्स लेबर पेन। एक तो इरेगुलर होंगे, दूसरा इनफ्रिक्वेंट होंगे, तीसरा पेनलेस होंगे। क्या होंगे?
पेनलेस होंगे। जब यहाँ पर रिदमिक, फ्रिक्वेंट और पेनफुल कहें आप, रिदमिक, रेगुलर, कंटिन्यूस, तो क्या है, लेबर पेन के, ट्रू लेबर पेन के साइन हो गए। लेकिन इरेगुलर हैं, इनफ्रिक्वेंट हैं और पेनलेस हो रहे हैं, तो क्या है, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रू लेबर पेन में क्या होगा कि आपको प्रेडिक्टेबल पैटर्न में आएंगे, बहुत क्लोज होंगे, फास्ट होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, कोई भी पोजीशन ले लो बदलेंगे नहीं। तो क्या है, ट्रू लेबर पेन के साइन हो गए। नेक्स्ट इज नेम द कंडीशन इन विच द ग्रेविटी यूट्रस एक्सर्ट्स आउटोवोकेबल कंप्रेशन व्हेन द प्रेग्नेंट मदर्स लाइज ऑन हर बैक। तो माँ को 5वें महीने, चौथे या 5वें महीने से सीधा स्ट्रेट लेटने के लिए अवॉइड करने को कहा जाता है, सीधा लेटने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस है, ग्रेविड यूट्रस का मतलब प्रेगनेंसी वाली कंडीशन में क्या वो कंप्रेशन होगा, यहाँ पर आउटोकेबल कंप्रेशन होगा। तो इस चीज़ के लिए माँ को सीधा लेटने से मना किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपाइन हाइपोटेंशन डेवलप होने के चांसेस हैं, फीटल कंप्रेशन हो सकता है, सुपीरियर वेना कैवा सिंड्रोम हो सकता है, लेफ्ट आर्टेरियल कंप्रेशन हो सकता है। किस रीज़न से माँ को अवॉइड करने को कहा जाता है कि आप सीधा स्ट्रेट ना लेटें? तो होगा यहाँ पर सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम प्रिवेंट करने के लिए माँ को लेफ्ट साइड लेटने की एडवाइस दी जाती है, ना ही राइट ना ही स्ट्रेट। ऐसे में क्या होगा, वैसो कंप्रेशन होने के साथ साथ माँ के लिए हाइपोटेंशन की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। सुपाइन हाइपोटेंशन तो इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहा जाए। कोई भी कंगारू मदर केयर फैमिली का कोई भी हेल्दी पर्सन दे सकता है, जिसको ना सर्दी खांसी बुखार हो, ना कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ हो वो। दूसरी चीज़, एक बार की सिटिंग में 1 घंटे तक क्यों दी जाती है? बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए। लो बर्थ वेट बेबीज़ को दी जाती है। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है इसका एक और जो टर्म पूछा जाता है, KMC में क्या किया जाएगा? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हाइपोथर्मिया से बच्चे को बचाने के लिए, स्पेशली लो बर्थ वेट बेबीज़ को, प्री टर्म LBW वाले बच्चों के लिए। नेक्स्ट वन, when an individual comes in contact with an infected person and isolated for the duration of incubation period, it is referred as। यदि कोई एक हेल्दी पर्सन किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ गया और उसको आइसोलेट करना पड़ा, कब तक? जब तक इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है जब तक उस बंदे की, उस पर्सन की बॉडी साइन सिम्टम्स शो ना कर दे। 14 दिन का जैसे कोविड का इंक्यूबेटरी पीरियड था कि 14 दिन के अंदर साइन सिम्टम आ जाएंगे, तो वैसे ही 14 दिन तक यदि उसको आइसोलेट करके रखा आपने, तो ये क्या कहलाएगा? मेडिकल आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, डिटेंशन या फिर क्वारंटाइन। ये आपको सबसे अच्छे से पता है, ये कहलाएगा क्वारंटाइन। क्या है? क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के फादर कौन है? मैक्स वेबर, हेनरी फायोल, फेडरिक टेलर या फिर पीटर ड्रकर? कौन है मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के फादर? मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के फादर है पीटर ड्रकर। क्या है? पीटर ड्रकर। आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। हेनरी फायोल पूछा जाता है, फेडरिक पूछा जाता है, मैक्स वेबर पूछे जाते हैं। ये तीनों किसी न किसी तरीके से आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन, इंस्टिक्ट ऑलवेज टुवार्ड्स प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड। ऐसा कुछ भी करना, ऐसा कुछ भी करना जिससे आपको खुशी मिलती है, शांति मिलती है, तो ये क्या है? लाइफ इंस्टिक्ट, सोशल इंस्टिक्ट, डेथ इंस्टिक्ट, क्या कहलाएगा ये? जिस चीज़ को करने से आपको खुशी मिलती है, तो ये क्या है? ये कहलाएगा आपका क्या? लाइफ इंस्टिक्ट। क्या कहलाएगा? लाइफ इंस्टिक्ट। इंस्टिक्ट्स का मतलब होता है कि किसी भी फिक्स पैटर्न में आपका बिहेवियर, आप जिस चीज़ से खुश रहते हैं या फिर आपकी जो भी इच्छाएं फुलफिल्ड होती हैं, जिस चीज़ में आप खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, क्या कहलाएगा? लाइफ इंस्टिक्ट। नेक्स्ट इज, which one of the following is not the technique to have good interpersonal relationship with patient? तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक नहीं है जो कि गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेगी पेशेंट से? एक्टिव लिसनिंग बाय साइलेंस, यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, यूजिंग टच एज अ टूल,
यूजिंग क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, तो कौन सी टेक्निक सही नहीं है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए किसी भी क्लाइंट से? तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, यदि आपका पेशेंट आपको कुछ बता रहा है तो उसको शांति से सुनना, ना कि अपनी अपनी उससे बोलना। तो फर्स्ट क्या होगा आपका कि एक्टिव लिसनिंग बाय द साइलेंस, ये बिल्कुल सही है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में होना चाहिए। फिर यूजिंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब है कि जो भी पूछ रहा है उसका आंसर आपको देते जाना है। कभी कभी टच एज अ टूल के तौर पे भी यूज़ किया जाएगा, मतलब मरीज कह रहा है कि मुझे स्टमक पेन हो रहा है तो आप उसके एब्डोमेन को टच करके चेक करेंगे। फिर क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन का मतलब उसके क्वेश्चन है जो कुछ भी पूछ रहा है और आप उसको मना कर दें, मतलब लिमिटेड टाइम ही दें उसको, क्या कहलाएगा आपका क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज